Hello everyone, I really hope you are doing great. Let's continue our BNSS lecture series from section number 187 BNSS. 187 BNSS talks about a very important thing कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत बड़ा सेक्शन भी है। ठीक है, एक चीज़ हम इसमें समझेंगे कि क्या बताया हुआ है। So subsection 1 says whenever any person is arrested and detained in custody, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और कस्टडी में डिटेन किया गया है and it appears that the investigation cannot be completed within a period of 24 hours, और ये लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती है, जो कि टाइम दे रखा है सेक्शन नंबर 58 में। and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, और ग्राउंड्स भी हैं ये भी बिलीव करने के लिए कि जो एक्यूजेशन इस बंदे के ऊपर लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कहीं ना कहीं। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के या फिर वो ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अगर वो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं है, इमीडिएटली ट्रांसमिट करेंगे टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट a copy of the entries in the diary hereinafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to the such magistrate. एंट्रीज की कुछ कॉपीज जो भी डायरी में उन्होंने करी है वो मैजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी सेंड करी जाएगी और जो है तुरंत से उसी समय एक्यूज को भी जो है मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट टू होम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में इररिस्पेक्टिव of whether he has or has no jurisdiction to try the case। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैजिस्ट्रेट के पास jurisdiction है या नहीं है उस केस को ट्राई करने का। After taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused in custody as such magistrate thinks fit। जो टाइम फिर उन्हें सही लगता है उस टाइम के लिए उसको कस्टडी, उतने टाइम के लिए कस्टडी उनको दे दी जाएगी अक्यूज्ड को। ठीक है, टाइम भी यहाँ पर बता रखा है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन अ होल, 15 दिन से ज्यादा टोटल इन अ होल 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, और इन पार्ट्स या फिर या तो एक साथ पूरे 15 दिन की कस्टडी पुलिस को दे दो या फिर पार्ट्स में भी दी जा सकती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी एज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन 3। एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का और ट्रायल के लिए कमिट करने का, एंड कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और उन्हें लग रहा है कि कोई जरूरी नहीं है फर्दर डिटेंशन पुलिस के पास रहे, तो ही मे ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। तो वो क्या करेंगे, उस अक्यूज्ड को उन मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे जिनके पास वो केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, देन सबसेक्शन 3, द मैजिस्ट्रेट may authorize the detention of the accused person beyond the period of 15 days। अब 15 दिन के अलावा मतलब 15 दिन के आगे तक के कब जो है ऑथराइज कर सकते हैं डिटेंशन, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि कुछ एडिक्वेट ग्राउंड्स है एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर डूइंग सो, बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 3 में, टोटल पीरियड कितना, 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more। देखो beyond the period of 15 days यहाँ पर क्या बताया हुआ है, मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कुछ एडिक्वेट ग्राउंड्स है, लेकिन टोटल पीरियड कितना होना चाहिए, 90 दिन का हो सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे ऑफेंस के लिए करी जा रही है जो ऑफेंस बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का ऑफेंस है, जो पनिशेबल है डेथ से, लाइफ इंप्रिजनमेंट से, या 10 साल या 10 साल से ज्यादा का, तो 90 दिन है। और 60 दिन कब है, वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, इसके अलावा मतलब 10 साल से कम के जो भी कुछ ऑफेंसेस होंगे उसमें केवल 60 दिन का आपको टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये दोनों जो इसमें टाइम लिमिट दे रखी है इंपॉर्टेंट है। and on the expiry of the said period of 90 days, जब 90 days की 60 दिन की जब एक्सपायरी हो जा रही है, खत्म हो जा रहे हैं, as the case may be, the accused person shall be released on bail, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा अगर उसने बेल वगैरह का प्रिपेयर मतलब जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज हुई है अगर उसने प्रिपेयर मतलब अगर प्रिपेयर है बेल लेने के लिए तो, एंड एवरी पर्सन ऑन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सेक्शन सबसेक्शन shall be deemed to be so released under the provisions of chapter 35 for the purpose of that chapter। और जिस भी इस सबसेक्शन में अगर किसी को भी बेल पे रिलीज किया जा रहा है
तो उसको माना जाएगा कि चैप्टर 35 में जैसे बता रखा है उसी तरीके से सारी चीजें होंगी। सबसेक्शन 4 से नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस कस्टडी कब नहीं दी जाएगी अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। कब नहीं देंगे? तब तक नहीं देंगे जब तक कि अक्यूज्ड को उनके सामने प्रोड्यूस ना किया जाए। अक्यूज्ड खुद आए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में अक्यूज्ड को प्रेजेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमने आगे के सबसेक्शन पे क्या पढ़ा था अभी सबसेक्शन 1 में कि 24 घंटे के अंदर अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पा रही तो कॉपी तो जो डायरी में उन्होंने जो भी एंट्री करी है वो चाहे वो जो कुछ भी फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर मजिस्ट्रेट को भी अक्यूज्ड को भी जो है मजिस्ट्रेट तक फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस आपको पहले मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम द अक्यूज रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। और जब तक कि पुलिस कस्टडी में है वो अक्यूज तब तक कि उसको सामने लेकर के जाकर वहां पर खड़ा करना पड़ेगा। बट द मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड ईदर इन पर्सन और थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहाँ पर क्या सीन है ना कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसको पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में डाल देते हैं, तो वो जुडिशियल कस्टडी में भी डाल सकते हैं। ठीक, फिर सबसेक्शन 5 नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। इन्होंने कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं दे सकते, पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते, तो जेएमएससी नहीं दे सकते। हाँ, अगर उन्हें एम्पावर कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा तो वो दे सकते हैं, जनरली वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, एक्सप्लेनेशन 1 says for the avoidance of doubts, कोई शंका न रह जाए मन में, it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in subsection 3 the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। ये नहीं कि पीरियड का एक्सपायरी हो गया तो उन्हें बाहर निकाल देंगे, कस्टडी से बाहर कर देंगे, नहीं, जब तक कि वो बेल फर्निश नहीं करता उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक, then explanation 2 says if any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under subsection 4, अगर इस तरीके की कोई सवाल उठता है कि क्या अक्यूज्ड पर्सन को प्रेजेंट किया, अक्यूज्ड पर्सन को क्या प्रोड्यूस किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने सबसेक्शन 4 में, तो प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि क्या वाकई में अक्यूज्ड को प्रेजेंट किया गया था या नहीं किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था या नहीं, तो सिग्नेचर से उसके प्रूव किया जाएगा ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट as to production of the accused person through audio video electronic means as the case may be। ठीक है, जैसे होगा उस तरीके से उसको सिग्नेचर से, आप बस इतना याद रखो कि सिग्नेचर से इस चीज को प्रूव किया जाएगा और ये इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Then provided that in the case of women under 18 years of age, अगर वो 18 साल से कम की कोई महिला है तो डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम। तो फिर वहां पे कोई पुलिस स्टेशन में कस्टडी नहीं होगी, उनके रिमांड होम में हो सकती है, कोई रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। Provided further that no person shall be detained otherwise than in police station, under police custody or in prison under judicial custody or a place declared as prison by central government or the state government। किसी भी पर्सन को जो है वहां पर डिटेन नहीं किया जाएगा जो एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन घोषित नहीं करी है या पुलिस कस्टडी या पुलिस स्टेशन उसको नहीं वो करा है, तब तक जो है उसको ऐसे ही कहीं पर नहीं रखा जाएगा, यहीं पर जो है रखा जाएगा जो कि रिकग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या आप ऐसे कहो डिक्लेयर्ड है। ठीक है, सबसेक्शन 6 says notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 5, सब अब जो भी कुछ अभी आप ऊपर पढ़ के आए सब भूल जाइए। The officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, may, वही authority सेम है जो ऊपर थी। Where a magistrate is not available, मान लीजिए magistrate available ही नहीं, तब क्या, not available, transmit to the nearest executive magistrate, तो ये executive magistrate को forward कर देंगे। On whom the powers of a magistrate have been conferred, जिनके ऊपर जो है पावर कन्फर करी गई है, क्या करेंगे, क्या ट्रांसमिट करेंगे, a copy of the entry in diary hereinafter specified relating to the case, जो भी कुछ उन्होंने डायरी में एंट्री वगैरह करी है उसकी कॉपी, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पहले जैसे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहे थे वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करेंगे, एंड देयर अपॉन executive magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused person in such custody। अगर executive magistrate को लगता है तो वो अपना reasons रिकॉर्ड करेंगे
राइटिंग में, और ऑथराइज कर देंगे डिटेंशन कस्टडी में एज ही मे थिंक फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days। वहां पे कितना समय था? 15 दिन का। बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितना समय के लिए डिटेंशन कर सकते हैं, डिटेन करवा सकते हैं? 7 दिन। 7 दिन से ज्यादा नहीं इन द एग्रीगेट। And on the expiry of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused has been made by a magistrate competent to make such order। भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जब 7 दिन खत्म हो जाए तो बेल पे तो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, अगर वो बेल देने के तैयार है तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए फर्दर डिटेंशन किसी दूसरे मजिस्ट्रेट ने कर दिया है, जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 7 दिन से ज्यादा डिटेन करवाने के लिए, तो वैसे उनके ही से जो है फर्दर डिटेंशन हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के आगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 7 दिन से ज्यादा डिटेन करवाने के लिए, वो करेंगे। एंड वेयर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, और अगर फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर हो गया है तो पीरियड ड्यूरिंग विद द अक्यूज्ड पर्सन वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये जो पीरियड जितना 7 दिन के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा था उसको कस्टडी में रखने के लिए अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। तो इसको जो है कैलकुलेट इसको भी किया जाएगा, क्योंकि भाई वो 7 दिन भी रह करके आ चुका है। जब कंप्यूट कर रहे हैं पीरियड को जो सबसेक्शन 3 में दे रखा है, तो इसको भी साथ में काउंट किया जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है बात। Then provided that before the expiry of the period aforesaid, पीरियड एक्सपायर होने से पहले, the executive magistrate shall transmit to the judicial magistrate the records of a case। 7 दिन का समय खत्म होने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जरूरी है उनके ऊपर ये करना कि वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस का रिकॉर्ड्स भेजेंगे with the copy of entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case made। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए ये मैंडेटरी है ये काम करना। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 7, मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। अगर वो पुलिस कस्टडी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, व्हाई ये उन्हें लिखना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजंस रिकॉर्ड करना। सबसेक्शन 8, any magistrate other than chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the भाई अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं तो वो खुद को तो ऑर्डर भेजेंगे नहीं, ऑब्वियसली कोई दूसरा मजिस्ट्रेट कर रहा है तो वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा उस ऑर्डर की कॉपी। तो ये चीज यहाँ पर सबसेक्शन 8 में बताई गई। सबसेक्शन 9, इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, मान लीजिए समन्स केस की तरह ट्रायबल है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट हो पा रही है पुलिस से फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, जिस दिन से अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। मान लीजिए 1 जनवरी को अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, ये अरेस्ट का दिन है, और 1 जून तक इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, 6 महीने हो गए, द मजिस्ट्रेट यहाँ पर स्टॉप करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट आप अपनी बैरक में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है कि वो स्टॉप करवा सकते हैं कि रुक जाइए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस ऑफेंस में, क्योंकि समन्स केस था, समन्स केस को इन्वेस्टिगेट करने में इतना टाइम लग रहा है। अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइड, लेकिन अगर वो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई कर दे मजिस्ट्रेट को कि स्पेशल रीजंस की वजह से इतना टाइम लग रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months इज नेसेसरी, तो फिर जो है स्पेशल रीजंस की वजह से 6 months से ज्यादा टाइम लिया जा सकता है। देन सबसेक्शन 10 says where any order stopping further investigation into an offence has been made under subsection 9, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, रुकवा दिया, तो यहाँ पर ये चीज पूछी जाती है कि कौन फिर जो है अगर मान लो रुकवा दी गई इन्वेस्टिगेशन तो किसके पास अथॉरिटी है कि दोबारा से उसको रिवाइव करा सकते हैं। सेशन जज में इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है और एन एप्लीकेशन मेड टू हिम, या तो उनको कोई एप्लीकेशन दी गई है कि भाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह रुकवा दी गई है, या फिर अदरवाइज उनको खुद से पता चला है, तो द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस ought to be made। ought का मतलब होता है करना जरूरी है। वैकेट द ऑर्डर, वैकेट का मतलब है वो ऑर्डर को वॉइड घोषित कर देंगे जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया है,
उसको ऑर्डर को void घोषित कर देंगे, that the vacate the order made under subsection 9 and direct further investigation, कहेंगे आप further investigate करिए to be made into the offense subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। और जो भी कुछ बेल के जो डायरेक्शंस है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वो चालू रख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू रख सकते हैं। Then section number 188 talks about report of investigation by subordinate police officer. When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, अगर subordinate police officer ने कुछ भी investigation करी इस chapter के अंदर, तो he shall report the result of such investigation। उस investigation करी है उन्होंने तो उसका जो भी कुछ report है, जो भी कुछ result है उसको वो report करेंगे तो officer in charge of the police station। ये mandatory है उनको करना। Then release of accused when evidence deficient, section 189, if upon an investigation under this chapter it appears to the police officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence नहीं है और ना ही कोई reasonable ground है कि कोई शक पैदा हो to justify the forwarding of the accused to the magistrate। मतलब कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और कोई रीजनेबल ऐसा ग्राउंड ऑफ सस्पेशन भी नहीं है, कोई शक भी नहीं है कि अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करा जाए, तो सच ऑफिसर शैल, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देंगे बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट, जैसा वो ऑफिसर चाहे, टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offense on police report and to try the accused or commit him for trial। देखो अगर कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट, ठीक है, टू अपेयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। और अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं मजिस्ट्रेट के सामने करना जरूरी है, अपेयर करवाना उसको जरूरी है, तो जो मजिस्ट्रेट एम्पावर है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस का पुलिस रिपोर्ट पे, तो उनके सामने जो है उसको पेश कर दिया जाएगा टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, कि वो खुद अक्यूज को ट्राई करे या फिर उसको ट्रायल के लिए कमिट कर दे। Then section 90, cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient। ये दोनों, ये जो मतलब लाइन से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 188 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका 187 इंपॉर्टेंट था, 189 इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंट और सफिशिएंट पूछा जाता है कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। बाकी इसके बाद तो छोटे छोटे सेक्शंस हैं। देखो सेक्शन नंबर 190 का सबसेक्शन 1, if upon investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence, ठीक ठाक एविडेंस है और रीजनेबल ग्राउंड है एज अ फोर्सेड प्रोसीड करने के लिए, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate जो empowered है कॉग्निजेंस लेने के लिए upon the police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offense is bailable। और अगर ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज्ड सिक्योरिटी देना चाहता है तो सिक्योरिटी उससे ले ली जाएगी उसके अपेयरेंस के लिए बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन अ डे फिक्स्ड। कहाँ अपेयर होने के लिए सिक्योरिटी ली जाएगी कि जो भी दिन फिक्स किया जाएगा आपको वहाँ मजिस्ट्रेट के पास अपेयर होना पड़ेगा, एंड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। ठीक, ये चीज है। और जो है उसके अटेंडेंस के लिए भी जो है सिक्योरिटी वगैरह ली जाएगी कि जब भी मजिस्ट्रेट बुलाएंगे तो मतलब आना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी। मान लीजिए ऊपर तो कस्टडी में था तो सिक्योरिटी वगैरह ले लिया, कस्टडी में नहीं है, पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट टू हुम सच रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड शैल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम ऑन द ग्राउंड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट टेकन इन कस्टडी। ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर उससे सिक्योरिटी लेंगे उस पर्सन से कि आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होंगे और जिस मजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करी गई है वो इस बिहाफ पे उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मना नहीं कर सकते एक्सेप्ट करने से कि अक्यूज कस्टडी में नहीं था। ठीक है भाई, रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड करी गई है और भले ही अक्यूज कस्टडी में नहीं था तब भी आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। Subsection 2 says when the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate, जब पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है वो फॉरवर्ड करते हैं अक्यूज्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने और टेक्स सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस या फिर सिक्योरिटी लेते हैं उसके अपीयरेंस के लिए बिफोर सच मजिस्ट्रेट, अंडर दिस सेक्शन ही शैल send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him। तो मजिस्ट्रेट के पास जो है कोई भी वेपन वगैरह कोई आर्टिकल वगैरह है
वो भी जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, जो मतलब उनको देखना जरूरी है। एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट अगर कोई कंप्लेनेंट है मान लीजिए, एंड सो मेनी ऑफ द पर्संस हु अपेयर टू सच ऑफिसर टू बी एक्विंटेंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। किसको कहेंगे? कंप्लेनेंट को, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि उसे लग रहा है, पुलिस ऑफिसर को पता है कि ये जानकार है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, इसे पता है, रिलेटेड है किसी तरीके से केस से, टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कहा जाएगा बिफोर द मजिस्ट्रेट टू अपेयर। बॉन्ड क्यों एग्जीक्यूट करने को कहा जा रहा है? ताकि मजिस्ट्रेट के सामने वो अपेयर हो जब उन्हें बुलाया जाए, एज देयर बाय डायरेक्टेड एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस एज द केस में बी इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात इन्होंने बस इतनी बताई है कि अगर कोई कंप्लेनेंट वगैरह है और या कोई ऐसा इंसान है जो कि फैक्ट से एक्विंटेंट है, आप फिटनेस भी कह सकते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो उनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा कि जब भाई मजिस्ट्रेट आपको बुलाए तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। सबसेक्शन 3, if the court and of the chief judicial magistrate CJM का is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer for the case for inquiry। तो उस कोर्ट में मतलब इंक्लूड है वो सारे कोर्ट, कोई भी कोर्ट जिस कोर्ट को मजिस्ट्रेट रेफर कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्संस। बस रीजनेबल नोटिस जो है कंप्लेनेंट को उन पर्संस को देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ रेफर किया गया है। सबसेक्शन 4, द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, जिसके प्रेजेंस में वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, शैल डिलीवर कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्संस हु एग्जीक्यूटेड इट। तो जिसने उसको एग्जीक्यूट किया, जिसने साइन वगैरह किया है, उसको जो है कॉपी डिलीवर करी जाएगी, एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। और जो है फिर जो मजिस्ट्रेट को ओरिजिनल भेजा जाएगा, उसकी कॉपी नहीं, ओरिजिनल भेजा जाएगा उन्हें, और अपने रिपोर्ट के साथ वो ये काम करेंगे, रिपोर्ट के साथ भेजेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 191 से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।